माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत ईएफएम पेपर सेकंड में वर्किंग कैपिटल, जिसका कंसेप्ट, अवधारणाएं, महत्व, दोष और उसके प्रकार आदि के विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, व्यवसाय में विशेषतः या सामान्यतः दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रथम, अस्थायी पूंजी की, जो कि व्यवसाय की स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे भवन, संयंत्र आदि की व्यवस्था हेतु प्रयुक्त की जाती है, तथा द्वितीय अस्थायी या अल्पकालीन पूंजी की, जो व्यवसाय की सामयिक आवश्यकताओं जैसे कच्चे माल का क्रय, न्यूनतम स्टॉक, भावी मांगों की पूर्ति हेतु निर्मित माल का न्यूनतम स्कंद, मजदूरी, कर्मचारियों का वेतन, दैनिक व्यय आदि की पूर्ति हेतु भी आवश्यक होती है। व्यवसायिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए अस्थायी पूंजी का अनुमान लगाने और उसकी व्यवस्था करने के पश्चात सामयिक आवश्यकता हो तो अस्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अल्पकालीन होती है, उसे कार्यशील पूंजी, अल्पकालीन पूंजी या तरल पूंजी या चक्रीय पूंजी इत्यादि नामों से हम जानते हैं। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी की अवधारणा। जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, उसी प्रकार व्यवसायिक जगत में कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादास्पद है। लेखापालों, वित्तीय प्रबंधकों, व्यवसायियों तथा अर्थशास्त्रियों सभी ने कार्यशील पूंजी के वास्तविक अर्थ पर पर्याप्त मतभेद है। कार्यशील पूंजी की उतनी ही व्याख्या है जितनी संख्या इस शब्द की व्याख्या करने वालों की है। कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू संपत्तियों का योग मानते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति चालू दायित्वों पर चालू संपत्तियों के आधिक्य को कार्यशील पूंजी मानते हैं। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी शब्द के स्थान पर चक्रीय पूंजी शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझते हैं। अतः कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए इसकी विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, जो कि इस प्रकार प्रमुख अवधारणाएं हैं, जो ये है। नेक्स्ट, परिणात्मक अवधारणा अथवा सकल कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की परिणात्मक अवधारणा पूंजी के परिणाम या मात्रा पर अधिक बल देती है तथा गुणात्मक पहलू पर कम। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण चालू संपत्तियों का योग, टोटल, कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मेलेट, बेकरफील्ड, बॉर्नविले, जेस मिल और एडम स्मिथ आदि प्रमुख हैं। मेलेट और फील्ड के अनुसार कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों के योग से है। बॉर्नविले के अनुसार कोषों की कोई भी प्राप्ति हो जो चालू संपत्तियों में वृद्धि करती है, वह कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही है। अतः स्पष्ट है कि बॉर्नवेल ने कार्यशील पूंजी और अस्थायी संपत्तियों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जेएस मिल के अनुसार चालू संपत्तियों का योग व्यवसाय की कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा के समर्थक अपने विचारों के समर्थन में इस प्रकार तर्क देते हैं कि चालू संपत्तियों की व्यवस्था चाहे दीर्घकालीन आधार पर की जाए, चालू देनदारियों के द्वारा की जाए, इससे उनकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि वे समस्त चालू संपत्तियां व्यवसाय में प्रयुक्त होती है और लाभ अर्जन क्षमता में भी वृद्धि करती है। अतः समस्त चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी माना जाना चाहिए। इस अवधारणा के समर्थन में यह भी तर्क दिया गया है कि स्थायी संपत्तियों को अस्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है, अतः चालू संपत्तियों को कार्यशील पूंजी का प्रतीक माना जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक अल्पकालीन नवीन देनदारी या ऋण के माध्यम से चालू संपत्ति में वृद्धि होगी, अतः कार्यशील पूंजी में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, गुणात्मक अवधारणा या शुद्ध कार्यशील पूंजी। इस अवधारणा के अनुसार चालू संपत्तियों के चालू दायित्वों पर आधिक्य को कार्यशील पूंजी कहते हैं। गुणात्मक अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य आवश्यक है। यदि चालू संपत्तियां और चालू दायित्व की समान राशि हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाएगी। ऐसी विपरीत यदि चालू दायित्व चालू संपत्तियों से अधिक है तो यह स्थिति कार्यशील पूंजी के घाटे का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि वित्तीय संकट का एक परिचायक है। इस अवधारणा के अनुसार यदि चालू देनदारियों में वृद्धि होती है तो इससे कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उतनी ही मात्रा में चालू संपत्तियां भी बढ़ जाएगी। अतः चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर वही रहेगा जो पहले था। इस अवधारणा के पक्ष में हम निम्न तर्क दे सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य संस्था की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का परिचायक है। संस्था मंदीकाल या विपरीत परिस्थिति में भी अपने दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ होती है। चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों की तुलना में
वास्तविक स्थिति ज्ञात होती है और चालू संपत्तियां मात्रा से अधिक होने पर भी यदि चालू दायित्व से कम है तो संस्था की कमजोर शोधन क्षमता का परिचायक होती है। अतः कार्यशील पूंजी की अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि अल्पकालीन ऋणदाताओं और नियोक्ताओं की दृष्टि से विचार किया जाए तो कार्यशील पूंजी की अवधारणा अधिक उपयुक्त है और शुद्ध कार्यशील पूंजी की उपलब्धता उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, अन्य अवधारणाएं। कार्यशील पूंजी के संबंध में उपयुक्त मतभेदों के कारण कुछ विद्वानों ने इनके लिए विभेदात्मक नामों का प्रयोग किया है। कैनेडी और मैकमिलन के अनुसार कह सकते हैं कि चालू संपत्तियों के योग को हम सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू संपत्तियों के चालू दायित्व पर आधे को शुद्ध कार्यशील पूंजी कर कह सकते हैं। उनके अनुसार ये मानते हुए कि चालू संपत्तियों के नकद में परिवर्तन करने में कोई हानि या लाभ नहीं होगा, शुद्ध कार्यशील पूंजी तभी चालू दायित्व के भुगतान के पश्चात शेष रही चालू संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी के घटक कौन कौन से हैं, जो कि इस प्रकार है। कार्यशील पूंजी के दो घटक चालू संपत्ति और चालू दायित्व हैं। इन दोनों शब्दों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। चालू संपत्तियां से तात्पर्य उन समस्त संपत्तियों से होता है जो व्यवसाय के एक सामान्य व्यापार चक्र या लेखा अवधि में अपने स्वरूप परिवर्तित कर लेती है। जैसे स्टॉक का स्वरूप देनदारों में तथा देनदारों का स्वरूप प्राप्य बिलों या नगद में, या नगद का स्वरूप कच्चे माल या उत्पादन में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार ये संपत्तियां व्यवसाय में निरंतर अपना स्वरूप बदलती रहती है और उन्हें अधिक समय तक एक ही रूप में नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार चालू दायित्व दूसरा घटक है। से तात्पर्य यह है कि दायित्व या देनदारियां होती है जिन्हें एक साधारण व्यापार चक्र या लेखा अवधि में के दौरान उनको चुकाना पड़ता है। इसके अंतर्गत देनदार देय बिल, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, देय का आयकर, कर के लिए आयोजन, प्रस्तावित लाभांश, न मांगा गया लाभांश व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय राशि आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी के प्रकार, जो कि इस प्रकार है। अवधारणाओं के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट, अवधारणाओं के अनुसार कार्यशील पूंजी अवधारणा के अनुसार दो प्रकार की होती है, सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी का आशय संपूर्ण चालू संपत्तियों के योग से होता है। चालू संपत्तियों में नगद, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक और पूर्वदत्त भुगतान आदि सम्मिलित होते हैं। कुछ विद्वान इसे चक्रीय पूंजी की संख्या देना अधिक उपयुक्त मानते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी शुद्ध संपत्तियों के चालू दायित्व पर अधिक की राशि को शुद्ध कार्यशील पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक विद्वान इस अवधारणा को उपयुक्त मानते हैं। नेक्स्ट, आवश्यकता के अनुसार आधार पर हम कार्यशील पूंजी को भी दो भागों में बांट सकते हैं, स्थायी और नियमित कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी की यह राशि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए नियमित रूप से चालू संपत्तियों में विनियोजित रखी जाती है, ये नियमित या अस्थायी कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह कार्यशील पूंजी संस्था में स्थायी तौर पर रखी जाती है, जैसे कच्चे माल का न्यूनतम स्तर, स्टॉक में न्यूनतम तैयार माल और न्यूनतम बैंक या नगद शेष आदि प्रमुख है। परिवर्तनशील या मौसमी कार्यशील पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त व्यवसाय की सुविधा के लिए वर्ष के दौरान मौसमी कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी का महत्व है। नेक्स्ट, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में कार्यशील पूंजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उचित मात्रा में स्थायी संपत्तियों का प्रबंध कर लेने मात्र से व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता, बल्कि इन संपत्तियों का पूर्ण उपयोग करके ही व्यवसाय में लाभ कमाया जा सकता है। स्थायी संपत्तियों का पूर्ण उपयोग कार्यशील पूंजी के उचित प्रबंध पर निर्भर करता है। व्यवसाय की सामान्य कार्रवाई का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए कच्चा माल खरीदने, उसे निर्मित माल में बदलने और माल की बिक्री व्यवस्था करने और ग्राहकों को उधार माल बेचने आदि की आवश्यकता होती है। इन सब के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का महत्व मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की भांति है। जिस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य रक्त प्रवाह अधिक होने व कम होने में बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार कार्यशील पूंजी की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने से व्यवसाय की स्थिति भी बिगड़ जाती है तथा प्रगति की बजाय पतन की ओर व्यवसाय जाने लगता है। नेक्स्ट, विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। संस्था अपने विक्रेता श्री को समय पर भुगतान कर सकती है, जिससे उनसे नियमित रूप से कच्चा माल उचित मूल्य और सही मूल्य पर प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कार्यशील पूंजी का दूसरा महत्व है ऋण क्षमता और साख में वृद्धि होती है।
पर्याप्त कार्यशील पूंजी अच्छी शोधन क्षमता का प्रतीक है, अतः आवश्यकता पड़ने पर संस्था को तत्काल ऋण प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। ऋण प्राप्त करने की क्षमता और अच्छी साख के कारण संस्था का उत्पादन और व्यापारिक कार्य निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता है रहता है। नगद छूट, संस्था अपने विक्रेताओं को खरीदे गए माल का नगद भुगतान करके उनसे नगद छूट भी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार निर्मित माल की लागत कम करके माल के मूल्य में कमी कर सकती है और अपने ग्राहकों को आकर्षक व्यापारिक छूट देकर बिक्री बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, पर्याप्त लाभों का वितरण। संस्था में कार्यशील पूंजी की कमी या अभाव रहता है, जिससे अत्यधिक लाभ होने पर भी पर्याप्त लाभांश वितरित नहीं किया जा सकते, क्योंकि संचालकों को उद्देश्य लाभ का व्यवसाय में पुनर्विनियोग करके कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना होता है। जिसके विपरीत जिन संस्थाओं में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है उनमें लाभ होने पर लाभांश सुविधापूर्वक बांटा जा सकता है, जिससे कंपनी के अंशधारी संतुष्ट रहने के साथ साथ कंपनी की प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भी स्थिर रहता है। अनुकूल अवसरों का लाभ मिलता है। पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होने पर किसी संस्था में अनुकूल अवसर का लाभ आसानी से कंपनी उठा सकती है। अचानक माल निर्माण का आदेश प्राप्त होने पर या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की संभावना होने पर संस्था उचित मात्रा में कार्यशील पूंजी होने पर इन अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, बैंकों से ऋण प्राप्ति में भी सुविधा होती है। कार्यशील पूंजी के पर्याप्त मात्रा होने पर संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी होती है, जिससे बैंकों से सुरक्षित ऋण प्राप्त हो सकते हैं। पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्वयं में एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध होने पर संचालकों प्रबंधकों का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा का उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, जिससे संस्था के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसके अलावा कर्मचारियों का वेतन समय पर वितरित किया जाता है और कर्मचारी और प्रबंधक आत्मविश्वास के साथ साथ सफलतापूर्वक कार्य करते हैं और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि और संस्था आगे बढ़ती रहती है निरंतर प्रगति की ओर। नेक्स्ट, अस्थायी संपत्तियों के उत्पादन में वृद्धि। अस्थायी संपत्तियों के उत्पादकता कार्यशील पूंजी पर निर्भर करती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी अस्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि कर संपत्ति आवर्त को बढ़ाती है। कार्यशील पूंजी के अभाव में कमी की स्थिति में अस्थायी संपत्तियां ठीक उसी प्रकार बेकार सिद्ध होती है जिस प्रकार बिना कारतूस के बंदूक। अतः कहा जा सकता है कि अस्थायी संपत्तियों में किए गए भारी विनियोग का भाग्य कार्यशील पूंजी द्वारा ही निर्मित होता है। आकस्मिकताओं का सफलतापूर्वक सामना करना। कार्यशील पूंजी के माध्यम से व्यवसाय को व्यावसायिक चक्रों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर व्यवसाय छोटे छोटे आर्थिक संकटों, आकस्मिक घटनाओं और व्यापारिक संकटों का आसानी से सामना कर सकती है। इसके अभाव में वह नहीं कर पाती। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी के कुछ दोष भी है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, अनावश्यक सामग्री या कच्चे माल का संग्रह। अत्यधिक कार्यशील पूंजी की स्थिति में अनावश्यक सामग्री में अधिक विनियोग होता है, जिससे सामग्री की चोरी, बर्बादी और क्षति की संभावना अधिक प्रबल रहती है। सट्टात्मक लाभ प्रवृत्ति। आवश्यकता से अधिक कार्यशील सामग्री का अधिक स्टॉक जमा करके सट्टात्मक लाभ प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। दोषपूर्ण साख नीति। अधिक कार्यशील पूंजी से उधार साख नीति को बल मिलता है तथा वसूली में भी ढील दी जाती है, जिससे डूबत ऋण डेब्ट्स बढ़ते हैं और लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, प्रबंधकीय अकुशलता में वृद्धि होती है, क्योंकि अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रबंधकीय अकुशलता का प्रतीक होती है, क्योंकि प्रबंधक कोषों का प्रभावी उपयोग करने में असफल होते हैं। लाभों पर विपरीत प्रभाव। अत्यधिक कार्यशील पूंजी से एक तरफ कोषों का पर्याप्त उपयोग नहीं होता, दूसरी ओर उनकी व्यवस्था बैंक शाख द्वारा की जाती है, जो उन पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अतः इससे लाभ विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंशधारियों में असंतोष की भावना पनपती है। जिन संस्थाओं में अत्यधिक कार्यशील पूंजी की स्थिति थी वहाँ लाभदायकता घटती जाती है, जिससे अंशधारियों को नीचे दर से लाभांश मिलता है और उनमें असंतोष बढ़ता है। नेक्स्ट, थैंक यू।